वेलकम टू वाइट बोर्ड क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर विशाल गौड़। तो दोस्तों, आज ये जो आज की वीडियो होने वाली है, ये पार्ट 2 जो हमारा प्रीवियस ईयर का यूपीएससी का एग्ज़ाम था। मैंने पहली वीडियो में 10 क्वेश्चंस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए थे। तो 121 से लेकर 130 तक के क्वेश्चंस मैं पहली वीडियो में डाल चुका हूं। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अच्छा, ये वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हैं। लेंदी इसलिए हैं कि मैं 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं समझा रहा हूँ, उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। और अगर मेरे दोस्तों अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें और कोशिश करें जिन दोस्तों को वीडियोस की आवश्यकता है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का महत्तम। दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम। पहली बात तो हमारे पास संख्या है दो, टू नंबर्स, दो संख्या हैं। और महत्तम समाप्रवृत्त की बात की गई है। महत्तम समझते हैं ना आप लोग। हम लोग बात कर रहे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप इन नाम से कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं। जब भी से यूज़ हो तो आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम। चलो ठीक है, उसको हम प्रॉपर टॉपिक पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। दो संख्याओं का महत्तम 4 है। दो संख्याओं का महत्तम कितना है? 4। उनका लघुत्तम, लस, एलसीएम कितना दिया गया? 150। अच्छा, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो लिंक में ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसका पूरा एक पीडीएफ फाइल का लिंक डाल दिया है, जो सॉल्व भी है। मैं हर पेपर, जो 7-8 पेपर हुए थे, जितने भी तीनों चारों शिफ्ट जो भी हैं, सारे मैं हर वीडियो के साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। तो प्लीज़ आप उसको जरूर खोल के रखिए। क्वेश्चन वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ और आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दो संख्याओं का महत्तम 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है। उनमें से एक संख्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी ए, और यह संख्या दी गई है दोस्तों 25। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। क्वेश्चन तो यही है ना। देखिए, इसका ना बेसिक रूल है। हमने हमेशा स्कूल में पढ़ा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया जाए तो हम कैसे निकालते थे। देखिए, यह ए, यह बी, और इसको लेते थे लस गुणा में मास, या एलसीएम गुणा में एचसीएफ। यही था ना दोस्तों। अब मैं यहाँ आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। ये दोस्तों पूर्ण सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है मात्र दो संख्याओं के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ दो संख्याओं के लिए। तो अभी दो हो रहा है ना भैया, दो संख्याओं का तो रूल है ही, परंतु अगर दो से अधिक होती, मान लीजिए यहां पर लिखा होता n नंबर्स, n संख्याएं, गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल लस इंटू मास। देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से समझिए। ये जो HCF होता है ना, इसकी पावर बदल दी जाती है, n-1 बन जाती है बच्चों। पावर n-1 बन जाती है। और दो के लिए क्यों एप्लीकेबल होता है? दो के लिए इसलिए एप्लीकेबल होता है, n होता है ना दोस्तों, 2-1 करने पर 1 मिल जाता है, इसलिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहा है ना, या जो भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा के लिए जाने वाला है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर दो से ज़्यादा होगा तो n-1 यूज़ करना पड़ेगा घात में, पर यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम फटाफट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ कहता है कि संख्या पहली 25 है, पहली संख्या 25 है दोस्तों, और दूसरी संख्या b नाम दिया हुआ है ना। अच्छा, उसका लस 150 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको 25 छिका, b 6 चौक 24, यस। तो क्या हमारा आंसर मैच होता है?
हमारा आंसर यस मैच होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी रहा होगा जो कि 24 है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चलिए ये सही क्वेश्चन है ना। ये ज़्यादातर क्लासेस में नहीं होता, ये यूनियन इंटरसेक्शन से है, यूनियन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 ये है सेट थ्योरम्स है, और जनरली ये हमारे वन डे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता नहीं है। हाँ यूपीएसआई में इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको हमें डिटेल में करना पड़ेगा। तो आज तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला ए दिया गया है दोस्तों, ए है एक्स रियल नंबर और एक्स बड़ा है, ठीक है। अच्छा बी की बात करें तो यहाँ एक्स रियल नंबर और एक्स छोटा है 5 से। देखिए 2-3 यहाँ पर क्या रहता है, हाँ 2 प्रकार से इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स। तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, जो इस प्रकार से निकाला जाता है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा जानते होंगे, इसको हम लोग पाई चार्ट में भी यूज़ करते हैं, डीआई में भी यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यह ए है यह बी है, ए यूनियन बी करते हैं तो इसमें सारा इंक्लूड होता है, कॉमन वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती। पर जब हम बात करते हैं सिर्फ इस हिस्से की, ठीक है, इस हिस्से की, तो ये क्या कहता है, ए एक्स बड़ा है 4 से, तो 4 को भी वो ले रहा है। उसने ये नहीं कहा कि 4 इंक्लूडेड नहीं है अभी। तो दोस्तों उसने ये नहीं कहा कि 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले हिस्से में यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं रही होंगी, जैसे 4, 5, 6, 7 और ये चलता जाएगा दोस्तों। ऐसे ही जब मैं बात करूँगा बी की, वो कहता है x छोटा है 5 से, तो यहाँ पर ये 5 रहा होगा। और फिर देखिए और आगे वैल्यूज़ हैं, इसकी और वैल्यूज़ लेते जाइए। यहाँ पे क्या क्या रहेगा, x की वैल्यू यहाँ से कम जाएंगी, है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास इंटरसेक्शन में तो सिर्फ 4 और 5 ही बचता है, और कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आएगा। x की वैल्यू 4 से बड़ी है, और ये दिया गया ना, बिल्कुल सही बात है, और x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या दी जाएंगी, तो हमारे पास वैल्यू आएंगी 4 और 5, ए इंटरसेक्शन बी की। चलिए दोस्तों उतारिए इसको। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 133, ये है दोस्तों सीआई से। आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कौन सा आंसर आया था हमारा, 4 और 5 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर डी, इसका है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है 133 में 10,000 रुपये की राशि, मूलधन है दोस्तों, प्रिंसिपल है ये, मूलधन, प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल है, PAL LA वाला नहीं होता, सिद्धांत नहीं होते हैं ये। 12% प्रति वर्ष, ये देखिए 12% ब्याज की दर रेट 12% सालाना है। 12% सालाना से समझते हैं ना आप लोग, ये ईयरली की रेट दी हुई है। आगे इसके अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमाया गया है मेरे दोस्तों। उसने कहा है कि 6 महीने की अवधि, पहली बात मैं बात कर रहा हूँ समय की, समय 6 माह 6 मंथ। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, इसमें कुछ बदलाव होने वाला है। आगे देखते हैं, उसने कहा कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक 3 माह पर, ये जो ब्याज लग रहा है ये 3 माह पर है, त्रैमासिक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको क्लास में बताया गया ना दोस्तों कैसे किया जाता है। आपको जो हमारी ब्याज होती है 3-3 माह के हिस्से की बात करते हैं, पहले इसके बारे में समझा देता हूँ। पहले साल की बात करें, ये जरूर समझिएगा, रटना नहीं है ना, इसको समझना है। पहले मैं पूरे साल की बात करता हूँ, पूरे साल में कितने माह होते हैं, 12।
अब 12, जब 12 की बात करते हैं और सालाना बात करते हैं तो पूरा समय तो एक ही हो जाता है, एक ही हिस्से में बन जाता है। मान के चलिए 12 महीने एक ही हिस्से में बन गए, तो इसलिए कोई बदलाव नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं त्रिमासिक की, 3-3 माह की दोस्तों। अब देखो ध्यान देना है, मैं बड़ा लॉजिकल अप्रोच दे रहा हूं। एक हिस्सा बना, 2 हिस्सा बना, 3 हिस्सा बना और 4 हिस्सा बना। मेरी बात समझे सारे दोस्त? जो मैंने बोला समझ में आया? 1 2 3 4 हिस्से बने और ये 12% है, ये पूरे साल की थी। कितने की थी? पूरे साल की। तो आप ये देखिए पूरे साल की, 12 महीने की 12, एक महीने की 1, तो अगर मैं बात करूं 3 महीने की तो 3% होनी चाहिए। या आप करेंगे 12 कितने हिस्से में बटी? 1 2 3 4, 4 से इसको भाग कर दें, 3% बना दिया। यस और नो? हाँ या ना? और अगर मैं बात करता हूं 6 माह की, 6 मंथ की, तो ये 2 साल में बढ़ जाता है, तो इसको क्या लिया जाएगा? 2 इयर्स, है ना? क्यों? क्योंकि हमने 3 महीने को एक पूरे हिस्से में बांट लिया, 1 साल के रूप में लिया है। मैं दोबारा समझाता हूं, हमारे पास 10,000 रुपए तो मूलधन है, ब्याज की दर 12% सालाना है, तो प्रत्येक महीने की तो एक महीने 1% हुई। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर जो ब्याज की दर लगती है तिमाही 3 माह पर, तो वो 3% हुई। और समय 6 महीने है, 6 महीने मतलब 3 महीने को 1 साल ले रहे हैं हम लोग, हाँ या ना? एक मतलब एक साइकिल 3 महीने की बनती है, तो 6 महीने की 2 साइकिल बनती है। तो हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, इसको एक बार दोबारा अच्छे से समझा के लिख देते हैं साफ साफ। रेट ब्याज 12% से हटाकर 12/4 से 3% बन गई दोस्तों। समय 6 माह से बन गया 2 साल, यस 2 इयर्स। बस अब क्या दिक्कत है? निकाल लो भाई, अब तो बहुत सारे तरीके हैं, अपना तरीका पुराना सबसे बेहतर है, वो यही है ना। अब इस पे ब्याज की दर लगाते चलिए 3%, 300 मिलेगी, 3%, 300 मिलेगी, 3%, 9 रुपया मिलेगा, हाँ या ना? अब इसको जोड़ लो, 300, 609, 609, यही तो आ रहा है दोस्तों। और हमें निकालना क्या है? त्रैमासिक रूप से संयोजित टोटल, हमारे क्या निकालना है यहाँ? अमाउंट में से धन निकालना है दोस्तों। तो देख लेते हैं, हमारे पास 10,000 रुपये तो थे ही, तो मिला कितना? 10,609 रुपया। ऑप्शन मैच होता है किसी से? ऑप्शन मैच बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी उतारिए, आगे चलेंगे, क्वेश्चन अगला लेने वाले हैं हम लोग। 134वां भागीदारी का क्वेश्चन है, साझेदारी का क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूपीएसआई में पूरा गणित स्पेशली अंक गणित बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स यूज़ कर रहा है वो, सारे के सारे चैप्टर, और उधर से एडवांस मैथ्स भी लेकर आ रहा है ना। तो एडवांस मैथ्स में मेंसुरेशन आएगी। अगला क्वेश्चन ले लें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134 साझेदारी का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप, भागीदारी, साझेदारी। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसने कहा एलिस, बॉब और चार्ली, एलिस, बॉब और चार्ली। तो दोस्तों हम लोग इनका नाम ए, बी और सी के नाम से लेकर चलते हैं, ए, बी और सी, एलिस, बॉब और चार्ली। इन्होंने एक कंपनी में भागीदारी की। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 हिस्सा हुआ, टोटल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा हुआ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और बॉब को लाभ का 1/4 हिस्सा हुआ, सही है। और चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 रुपये था। लो भैया, हमें निकालना है एलिस को कितना लाभ हुआ। ध्यान दीजिएगा सारे दोस्त यहाँ पर। ए, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट, 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, और इसको बचे हुए हिस्सा टोटल मिल गया।
इसको थोड़ा सा ना तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, मैं कहता हूँ 1/3 तो भैया एलिस ले गया, 1/4 कौन ले गया, मैं इसको इस तरह से ले लूँ, रेशो में भी बांटा जा सकता है, और बचा हुआ हिस्सा ये भाई ले गया। क्यों ना हम इनको सेम सेम बना लें, मैं इसको इस प्रकार लिख लूँ, 4 से गुणा कर दूँ। अच्छा, ये क्यों किया गया, बेस सेम बना लिया, यह है 12, यह है 4, यह है 3, ये 12। तो अब ये समझो 12 में से 4 हिस्सा तो एलिस ले गया, 12 में से 3 हिस्सा बी वाला हिस्सा ले गया, और बचा कितना, 5वां हिस्सा, 7, 5, 12। हाँ या ना? तो मैं अगर यहाँ समझूं, यहाँ मिलता है दोस्तों 4 हिस्सा, यहाँ मिलता है 3 हिस्सा, और यहाँ मिलता है 5 हिस्सा। यस और नो? क्वेश्चन क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें एलिस का हिस्सा निकालना है जो कि 4 हिस्से के बराबर है, और सी चार्ली को मिला था 5 हिस्सा जो 5,000 रुपए के बराबर है। तो एक हिस्सा 1,000 रुपए के बराबर हुआ, और मेरे बच्चों 4 हिस्सा 4,000 रुपए के बराबर होगा। ये एलिस का हिस्सा है। एक बार ये भी देख लें क्या हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी उतारिएगा। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से। वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर इसको मैं समझा सकता हूं। कोई लॉजिकल तो ऐसा नहीं है, ये मैथमेटिकली ही इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 आइए देखिएगा। साल 2028, देखिए भाई 2028 की बात कर रहा है, ये 2028 कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है, का कैलेंडर फिर डैश साल में इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बात, रिपीट होते हैं ना, ये कैसे रिपीट होते हैं इसके बारे में समझिए। पहली बात इसके बारे में जान ले, यह 2028 है क्या, ये कौन सा साल है, साधारण साल है या ये लीप ईयर है। लीप ईयर देखने के लिए हमें इसको 4 से विभाजित करना होता है, चेक करना होता है कि यह 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। क्या पूरा पूरा विभाजित करूं या नहीं, हमें सिर्फ इकाई दहाई को 4 से विभाजित करके देखना है। हाँ भैया, ये 4 से भाग हो गया तो इट इज़ अ लीप ईयर, इट इज़ अ लीप ईयर। और दोस्तों लीप ईयर प्रत्येक 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। लीप ईयर प्रत्येक 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। तो 2056, तो 2056 ऑप्शन में है, बिल्कुल है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन। ये बहुत इजी था, ऑप्शन नंबर ए इजी था। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखिए अगला क्वेश्चन 136वां, ये तंग करने वाला है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है, एक बार इसको लिख लेते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है? 0.2, देखिए बच्चों, ये तो इस तरह से लिख लेते हैं जैसा दिया गया, उसको चेंज नहीं करते। 0.05, ध्यान से देखिएगा, और ये भाग हो रहा है, हाँ ये पूरा डिवाइड हो रहा है बच्चों। 0.6, 0.6, 0.6, और ये अच्छा, ये दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये प्लस दिया गया है। अगला 0.15, चलिए भाई थोड़ा सा तंग कर देगा ये, हमें तंग करने वाला क्वेश्चन है। क्यों? कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है, तो हमें यहाँ थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा कि भैया क्या इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्या इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखते हैं दोस्तों, अभी सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई। मैं इसको तो 8 ले लेता हूँ, और सही है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये प्लस है, प्लस, इसको देखिए, जल्दी करिए, आगे चलते हैं, जल्दी करिए दोस्तों। हमने क्या किया, 0.2 को मल्टीप्लाई किया है 3 बार, और हमारा उत्तर आता है
0.008 बिल्कुल सही। आगे चलते हैं और हम 0.05 को सॉल्व करते हैं, 0.000125। और अगला क्वेश्चन ये आता है 216 और ये तो यहीं पे आ जा रहा है, ठीक है। अगले में चलिए 15 का क्यूब निकालिए। 15 का क्यूब होता है 3375, ठीक है। लो भाई, चलिए एक बार जल्दी से आप भी करिए, आंसर बताइए। क्या यही आ रहा है? यहां तक ये पहुंचा? क्या आपका आंसर यहां तक पहुंचा? तो एक बार इसको जोड़ लें। चलिए इसको एक बार जोड़ लेते हैं। जोड़ के आंसर आता है 0.00812 0.219375। एक बार 5 8, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल आपको समझना है। यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप अगर इसे हटा भी दें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अब इसे सॉल्व करना क्या ज़रूरी है? क्या इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? तो जहाँ तक हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑप्शन देख लें। ऑप्शंस हमारे पास है 0.0125, 0.5, 0.25। तो पहली बात तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो आपका खत्म हो गया। इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो ऑलरेडी खत्म हो गया दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यह संख्या जो है, यह संख्या बड़ी संख्या है, लाख में है, यह संख्या हजार में है। तो डायरेक्ट 0 दशमलव के बाद तो कुछ गुना होगा नहीं, 0 तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही है। अभी तक बी और सी मैंने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां से देखना शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा ऑप्शन है पहला, मैं एक गुणा पर ले लूं, 2 एकम 2 जाएगा, ये नहीं आ रहा। और मैं अगला ऑप्शन लेता हूं तो 37, 4 गुणा पे लेके चलिए, 4 दूनी 8। बिल्कुल ऑप्शन थोड़ा सा हमें इसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सॉल्व करना सही तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, देखिए क्या किया मैंने, इसको लॉजिकली समझिए। सॉल्व करना सही तरीका नहीं होता। सॉल्व करते तो हम यहाँ पर कम से कम आधा 1 मिनट खराब कर देते। सबसे पहले चेक किया कि ऊपर वाली संख्या बहुत छोटी है, तो पहला ऑप्शन तो 2 ऑप्शन बी और सी तो खत्म हो गए। अब पहला ऑप्शन में एक गुणा पे था पहले ही संख्या, एक गुणा पे तो 2 एकम 2 या मैक्सिमम 3 तक या 4 तक जा सकता था गुणा करने पर। तो बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ये 3 गुणा पे सॉल्व हो रहा है, 2 3 6, 6 या 7 8 के आसपास जरूर मिलता। और ये दोस्तों 9 है तो ये 22 पे आ जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये 3 गुणा पर सॉल्व हो जा रहा है। तो 0.037 था, मैंने 4 से गुणा करके देखा तो मेरा ऑप्शन सही है। फिर भी आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 137 ये कहता है, ये एक्सप्रेस मतलब ट्रेन की बात कर रहा है। चलिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ट्रेन के क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं। वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू के बीच की दूरी तय करती है। अब ये देखिए, मैं ए और बी की बात करता हूँ, इसको वृंदावन ले लेते हैं, इसको वैगई ले लेते हैं। तो यह जो 40 मिनट तेजी से मतलब कम लेती है समय, या ये 40 मिनट देरी से मतलब 40 मिनट देरी से मतलब ज़्यादा समय लेती है ना, दूसरे वाली रेलगाड़ी। तो इसी को सॉल्व करें। पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी तय करें। ये देखिए क्वेश्चन तो ये है, क्यू और ये पी, पी और क्यू के बीच की दूरी हमें तय करनी है। देख लेते हैं क्या कहता है कि भैया दूरी का पता करें। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और वैगई एक्सप्रेस की 30, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 30। क्वेश्चन अभी निकल जाएगा।
ये 40 मिनट कम ले रही है दोस्तों, है ना, क्योंकि तेज है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। वैगे एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से, अच्छा इसकी तुलना में बी जो वृंदावन एक्सप्रेस है वो कम समय लेती है तेजी से, तो ये 40 मिनट कम लेती है, ये 40 मिनट ज़्यादा लेती है। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, हम लोग 8 और 3 का एलसीएम लेके 240 किलोमीटर मान लेते हैं, 240 किलोमीटर मान लेते हैं, सही है, 240 किलोमीटर मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू इज 240 किलोमीटर्स। तो आंसर सीधा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ए की, तो 240 के हिसाब से वह 8 घंटे का समय लेती है, और अगर मैं बात करूं बी की 80 के हिसाब से वह 3 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय? 3 घंटे का समय लेती है। और दोनों का अंतर 5 घंटे कितने के बराबर है दोस्तों? 40 मिनट, हाँ या ना? 5 घंटे 40 मिनट के बराबर है, मतलब 2/3 के, और 1 का मान अगर मैं निकाल दूं 2/3, अब यहां 5 से भी गुणा हुआ, और हमें किसका मान निकालना है? 240 का। कितने का निकालना है? 240 का। आंसर आपके सामने है। 16 दूनी 32 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। कितने किलोमीटर की? 32। ऑप्शन है क्या हमारे पास? बिल्कुल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। कहता है कि भाई P से Q की दूरी जो है वो हमें निकालनी है, और हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, गाड़ी A और गाड़ी B, वैदई है और दूसरा क्या था? वृंदावन है। तो पहली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और दूसरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जो दूसरी गाड़ी है वह 40 मिनट तेजी से, मतलब कम लेती है, और पहली गाड़ी 40 मिनट ज़्यादा लेती है। मैंने एक बीच का कोई भी ऐसा एक संख्या मान ली जो इन दोनों से भाग हो जाए, जो कि 240 मैंने ले लिया, और 240 30 किलोमीटर के हिसाब से 8 घंटे का समय लेती अगर दूरी 240 होती तो। और दोस्तों 240 के हिसाब से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे का समय लेती। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 5 घंटे। तो समझिए, अगर 240 किलोमीटर की दूरी ये दोनों गाड़ियां इस प्रकार तय करती हैं तो 5 घंटे का अंतर आता है, परंतु अभी यहाँ 40 मिनट का अंतर है, तो 2/3 आता है, 1 का हिस्सा, तो यहाँ गुणा करने पर 2/3 × 5, और 240 का मान कितना होगा? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138। क्या कहते हैं क्वेश्चन? अच्छा, ये समय कार्य से है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूजा पी ले लेते हैं, चारू और बानो बी। देखिए अलग अलग तरीके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ रेशो से ही निकाल दूँ। पूजा एक काम करने में चारों से 3 गुना ज़्यादा समय लेती है, तो समय अगर है तो ये 3 और 1 है, समय है ना, तो मैं समय छोड़कर क्षमता ले लेता हूँ, तो एफिशिएंसी तो उल्टी हो जाती है, तो 1:3 हो जाएगा दोस्तों। और बानों से दुगना ज़्यादा वक्त लेती है, तो बानों से करें तो इसकी 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि समय ज़्यादा तो एफिशिएंसी पलट जाती है। तो बस यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 3 1 4 और 2 6, टोटल एफिशिएंसी 6 है दोस्तों। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6। और कुल मिलाकर कितना समय लेते हैं तीनों मिलके भाई? 2 घंटे। तो 2 घंटे के हिसाब से 6 दूनी 12, तो टोटल कार्य तो 12 यूनिट हो गया। बानों के द्वारा जिसकी एफिशिएंसी 2 है वो 6 घंटे में कार्य कर देगी, है ना। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आसान सा क्वेश्चन था, रेशो का था, वर्बल था, करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन उठा लें। 139वां क्वेश्चन है। देखिए समय और कार्य का ही है शायद, देखिए किसका है? टंकी का। देखो टंकी का क्वेश्चन आया हुआ है, परंतु सिलेबस में टंकी के बारे में बात ही नहीं की गई है। टंकी में सिर्फ लिखा गया है टाइम एंड वर्क, इस बार 2021 के सिलेबस में।
तो टाइम एंड वर्क के साथ साथ पाइप्स जरूर करने हैं मेरे दोस्तों, ये इसके बिना कार्य नहीं होगा। तो 425 लीटर की टंकी है ना। एक कंटेनर 2 पाइप के जरिए रसायन भरा जाता है। पहले पाइप की दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रहा था। तो पहला पाइप दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक, तो मान लीजिए x जमा 5 पहला और दूसरा x, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक। तो ये तो सीधा ही लिख दिया है। बोला गया अगर पहला पाइप उतनी ही देर के लिए खुला जितना दूसरे दोनों एक ही टाइम के लिए होते, तो दूसरा पाइप भी जब तक के लिए खुला जब तक पहला पाइप खुला रहा। तो पहले पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे के भरे गए रसायन की मात्रा से आधी होती। तो बच्चों A अनुपात B की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 1:2 हो जाती है ना। या इसकी 1/3 होती है, इसकी 2/3 होती है। बात समझे ना। ये तो क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है। पहला A जो 1 अनुपात में कार्य करता है, दूसरा B जो 2 अनुपात में कार्य करता है। तो पहला 1/3 कार्य करता है और दूसरा 2/3 कार्य करता है। और ये भी बताया गया कि भैया टंकी 17 घंटों में भर जाती है ना। 17 घंटों में भर जाने का मतलब 425 लीटर को 17 घंटे में निपटा दिया भाई साहब। 17 दूनी 34, 6, 8 और 25 घंटों में कार्य हो गया। लो ये इतने काम से काम कर रहा है, तो भैया इसने ऐसे काम किया होगा। 25 दूनी 50/3। चलो आंसर तो हो ही गया दोस्तों। इसका मतलब ये 25/3 जमा 50/3। और टंकी तो आपको पता ही है कितनी थी, कितने लीटर की है, 425 लीटर की, है ना। काम तो यही हुआ ना बच्चों। x + 5 घंटे इसने काम किया इस एफिशिएंसी से 25/3 से। कैसे निकाला? टोटल टंकी जो थी 425 लीटर की 17 घंटे में भर दी। तो भैया एक एक घंटे में कितना काम हो रहा था, प्रत्येक घंटा कितना काम हो रहा था, 25 लीटर का ही तो कार्य हो रहा था। और कैसे हो रहा था? 1:2 में। 1:2 मतलब 1/3 2/3 में। यहाँ तो आंसर सामने है आपके, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आंसर कितना ऑप्शन है इसका? ऑप्शन 15, 25। चलो ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत क्लियर है, सॉल्व कर लें। क्वेश्चन हो गया भाई हमारे पास। आंसर यहाँ से आता क्या है, ये सॉल्व होता है। ठीक है, 15 घंटे का समय आता है, 15 आवर्स आ रहा है बच्चों। और 15 आवर्स हमारे ऑप्शन में भी नज़र आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। इसको आप अलजेब्रा से भी कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी कह सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभार ये तंग करता है क्योंकि स्टेप वाइज प्रोसेस चलती है बच्चों, इसको समझ के करना पड़ेगा, है ना। मैं हमेशा इसको क्लास में कराता भी आया हूँ। क्वेश्चन कहता है कि भैया 1 4 + 1 4 जमा 1 4 - 1/4। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, तो भैया इसे सॉल्व करने के लिए तो बेसिक स्टेप्स है, पहले इसे सॉल्व करें, जल्दबाजी नहीं करनी, आपको बहुत आराम से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 16 और 1 गया 15/4, 4 ऊपर आ गया भाई, है ना। अच्छा ये समझ में आया ना कैसे आया, बता देता हूँ। देखो क्या करा हमने, ये 15/4 था ना, इस 4 को मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ, तो ये 4 यहाँ आ जाता है, इसका कार्य समाप्त हो जाता है। और फिर सॉल्व करते हैं। 15 चौका 60, 4 64, 15 ऊपर चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। यह आएगा 256
16, 24, 25, 15 और ये 64 आ जाता है बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 64 ऊपर गया और नीचे आपको मिलता है 271, 271। इसे पूरा सॉल्व करवा रहा है क्या ये? क्या दशमलव में उत्तर मांग रहा है? भाई कहाँ गया? नहीं, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करवा दिया है, ए ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान सा था, मुझे लगा कॉम्प्लिकेटेड किया होगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आज कर लिए। अगली वीडियो जो रहेगी आजकल मैं साथ साथ डाल दूंगा, 10 क्वेश्चन उसमें रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ कहीं पे भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करूँगा उसका। आगे आप तैयारी करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।